भारती बिजवान प्रवक्ता अर्थशास्त्र राजकीय इंटर कॉलेज फोर्ड से आपके समक्ष प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। एक कहानी है कि एक आदमी जो गुब्बारे बेचता था, वह मतलब गुब्बारे बेचकर ही अपना लालन पालन करता था। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे जैसे मतलब उसकी बिक्री, मतलब उसे ऐसा लगता था कि जैसे भरे गुब्बारे को हवा में उड़ा देता था। जब उसका गुब्बारा हवा में उड़ता था तो बच्चे उसे देख करके वैसा ही गुब्बारा पाने की लालसा करते और गुब्बारे वाले के पास जाते और गुब्बारे वाले से बोलते कि हमें भी ऐसे ही गुब्बारा दे दो। तो वहाँ उस गुब्बारे को खरीद लेते, बच्चे उस गुब्बारे को खरीद लेते थे। तो इससे उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। तो ऐसा ही तरीका वह अपनाता रहता था। जैसे उसकी बिक्री कम होती, वो ऐसे ही गैस के गुब्बारे को हवा में उड़ाता और फिर बच्चे उसके पास आते और वैसे ही गुब्बारा खरीद के ले जाते थे। तो ये तरीका हमेशा चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि वो मेले में गुब्बारे बेच रहा था और उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से जैकेट खींच रहा है उसकी। तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने वहाँ पे एक बच्चा खड़ा था और उस बच्चे ने उस गुब्बारे वाले से पूछा कि क्या काले रंग का गुब्बारा भी हवा में उड़ सकता है? क्या आप काले रंग के गुब्बारे को हवा में उड़ा सकते हो? तो बच्चे के सवाल ने उस गुब्बारे वाले के मन को छू लिया और उसने गुब्बारे वाले ने उस बच्चे से कहा कि देखो बेटा, ये गुब्बारा जो है वो रंग की वजह से हवा में नहीं उड़ता, उसके अंदर जो चीज़ भरी है उसकी वजह से हवा में उड़ता है। तो इस कहानी का सार ये है कि हमारे अंदर भी एक अंदरूनी शख्सियत है और वो अंदरूनी शख्सियत की वजह से जो हमारा नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। थैंक यू। आज के सामान्य ज्ञान प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अरविंद गोसाई जी। नमस्कार, मैं अरविंद गोसाई आज की प्रश्नोत्तरी के साथ। आज राष्ट्रीय गणित दिवस है, इसलिए सारे क्वेश्चन गणित से संबंधित होंगे। पहला क्वेश्चन, श्रीनिवासन रामानुजम की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, श्रीनिवासन रामानुजम का जन्म कब हुआ था? यस, सही आंसर 22 दिसंबर 1887। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रथम गणित दिवस कब मनाया गया था? यस, राइट आंसर सन 2012, 22 दिसंबर 2012। तीसरा क्वेश्चन, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कौन सी है? परफेक्ट नंबर 6। यस, राइट आंसर इज 6। चौथा क्वेश्चन, हार्डी रामानुजम संख्या कौन सी है? हार्डी, यस, राइट आंसर इज 1729। पांचवा क्वेश्चन, कौन सा आगामी वर्ष का कैलेंडर सन 2019 के समान होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से, कौन से आगामी वर्ष का कैलेंडर सन 2019 के समान होगा? सही आंसर है सन 2030। क्वेश्चन नंबर 6, वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को आयोटा से सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने प्रदर्शित किया था? यस, राइट आंसर इज यूलर यार्डो। थैंक यू। ठीक है। Reason why 1729 is a Ramanujan number, why 6 is a perfect number, so that all will know that what's the reason behind calling 6 is a perfect number and 1279 is a। ठीक है सर। Yes। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था कि सबसे छोटी जो परफेक्ट नंबर है कौन सी है, तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके समस्त गुणनखंडों का योगफल का 2 गुना। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर वो होती है जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या का 2 गुना। जैसे 6 है, 6 के गुणनखंड क्या हो गया? 1, 2, 3 एंड 6। इनको प्लस करो, कितना आ रहा है? 12। तो उस संख्या के क्या हो गया? 2 गुना हो गया, इसलिए सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है। और फिर हार्डी रामानुजम संख्या, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसको दो विभिन्न प्रकार से, दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में आता है आपका 1729, और फिर 12 का घन और 1 का घन, इसका योगफल भी आता है 1729। और फिर ऐसा भी है कि 1729, इन सबको जितने भी इसमें अंक हैं उनको प्लस करें हम, तो ये कितना आता है? 19 आता है। और फिर उसको पलट दें, उल्टा कर दें, तो 19 × 91, ये भी कितना आता है? 1729 आता है। अन्य भी कई प्रॉपर्टीज हैं इसमें। और फिर ये कैलेंडर वाला पूछा था मैंने आप लोगों से कि कौन से आगामी वर्ष का कैलेंडर 2019 के समान होता है।
इसके लिए ये करते हैं सर, जैसे 2019 है तो हम ये देखते हैं इससे ठीक पहले वाला लीप ईयर कौन सा है, तो इससे पहले कौन सा था 2019, फिर हम क्या करते हैं 2019 में से 2016 माइनस करते हैं। यदि आपका शेषफल 1 आता है तो उस साल में 6 जोड़ दो। अब जैसे क्या हो रहा है 2019 से, इससे पहले जो लीप ईयर था 2016 था, 2019 में से 16 घटा देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये शेषफल 3 आता है तो हम 11 प्लस कर देते हैं, तो 2019 का 2030 का जो कैलेंडर होगा समान होगा। और अगर मैं 18 की बात करूं कि 18 कैलेंडर किस साल के समान होगा, तो हमने क्या करना था 2018 में से 2016 को माइनस करना था, तो शेषफल क्या आ गया था 2, तो 2 में भी 11 प्लस करते हैं। और यदि कोई लीप ईयर होता है, सपोज 2020 लीप ईयर आने वाला है, तो उसके समान जो कैलेंडर होगा उसमें हम 28 साल जोड़ देंगे, ये होता है सर। और फिर सर ये आएगा सबको पता है। थैंक यू। मैं आमंत्रित करता हूं मैडम मीनू मैडम को कि आप आज की आख्या प्रस्तुत करें। हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। मैं मीनू रमोला हमारी ट्रेनिंग के 5वें दिन की आख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। सर कल दिनांक 21 दिसंबर 2019 को समग्र शिक्षा उत्तराखंड सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण के 5वें दिवस का आरंभ भटवाड़ी ब्लॉक के नेतृत्व में सुबह की प्रार्थना सभा के साथ हुआ। भटवाड़ी ब्लॉक ने मिशन कोशिश कार्यक्रम के तहत इंग्लिश स्पीकिंग डे के सभी निर्देशों का पालन करते हुए बेहद सहज तरीके से सभी कार्यक्रमों को इंग्लिश में संपादित किया, जो बेहद सराहनीय एवं अनुकरणीय रहा। इसके बाद भटवाड़ी ब्लॉक के लिए श्री सुबोध बिष्ट सर द्वारा रॉकेट ताली बजवाकर उत्साहवर्धन किया गया, जिसका आनंद सभी ट्रेनीज ने खुद रॉकेट ताली बजाकर लिया। तत्पश्चात हमें ट्रेनिंग रूम में अपने अपने ग्रुप में बैठने का निर्देश प्राप्त हुआ, जहां हमारे लिए कैप्सूल बनाने के लिए थे। इसी बीच श्री सुबोध बिष्ट सर द्वारा हमें प्रोजेक्ट का प्रारूप प्राप्त हुआ, जिसे चंद्रभान सक्सेना सर ने बेहद सहज द्वारा प्रोजेक्ट के 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट का समाज के लिए उपयोगी होना बेहद प्रेरक रहा। इसके बाद ग्रुप नंबर 5 के द्वारा समांतर श्रेणी का कैप्सूल बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। फिर ग्रुप नंबर 2 द्वारा त्रिकोणमितीय फलन पर कैप्सूल रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जो बेहद सटीक रहा। सभी ट्रेनीज द्वारा कैप्सूल पर अपनी अपनी शंकाएं पूछकर सक्रिय सहभागिता दिखाई गई। सभी ग्रुप द्वारा बेहतरीन कैप्सूल प्रस्तुत किया गया, जो बेहद उपयोगी थे। कुनियाल सर द्वारा ग्रुप नंबर 4 के प्रस्तुत कैप्सूल पर रॉकेट ताली बजवाई गई, जिससे सभी ट्रेनीज में नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। इसके बाद कुनियाल सर ने सेमिनार पर प्रकाश डाला, जो बेहद उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक रहा। इसी के साथ साथ अर्थशास्त्र विषय के कैप्सूल का प्रस्तुतिकरण श्री अरविंद रावत सर और श्री राजीव रावत सर के दिशा निर्देश में हुआ। इस पर परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखते हैं जो हौसला मंजिल को छूने का, उन्हें नहीं होती परवाह गिर जाने की। Good morning to all of you and respected principal sir, faculty of the diet, as well as the all participants coming from different schools of the district Uttarkasi. A very special and auspicious moment is today, and all we are aware of that it is the birthday of famous mathematician Srinivas Ramanujam, and he was the first mathematician. Before this, Aryabhat, we had information about Aryabhat and Bhaskaracharya. Many mathematicians were there, but the youngest one and who have done a lot of work in the field of mathematician, from Ramanujam number to the number theory, which is very beneficial and very useful in the mathematics today. Then I am wishing a very happy birthday to Ramanujam son, and want to Subodh sir, then please make a special type of clapping for Dr. Srinivas Ramanujam ji, because we are not aware of that. So sir will tell on this auspicious occasion a special type of
clapping. एक बार 1 2 3 किया आपने, 1 2 3 है बगल वाला में सब 1 2 3 दोनों इधर सर इधर Both, sir. It is not only related to the subject mathematics, it is whole round of the subject, academic subject as well as the daily life subject. It is not only related to the mathematics one, but it is also a essential part of economics. All academic subject. We know number theory and differential. If we say about the mean, median, mode, statistics, all these are the part of the economics. And without the such type of statistics, we cannot imagine about the statistics, and these all are the part of the mathematics. So we will say mathematics and economics are of the same thing. So if we are saying that economics and mathematics differently, it is not. So thank you for supporting me, for giving a tribute to Dr. Ramanujam ji. Thank you. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तेरी विश्राम सावधान। आज ये विकासखंड डुंडा के साथियों द्वारा प्रेजेंटेशन किया गया, बेहतरीन था, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से था। और यही सब चीज़ें हमें आपस में सीखने के लिए कि कैसे कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट में हमें लाना है। आज अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। हमने कुछ कार्य इसमें कर दिया है पहले, लेकिन जो हमारे ट्रेनिंग का आज का पार्टिसिपेशन है उसमें एक प्रेजेंटेशन बोर्ड है हमारा। तो जो कैप्सूल्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि भाई प्रत्येक ग्रुप का एक जो बेहतरीन भाई बनाओ, उसके प्रेजेंटेशन को हम रिकॉर्ड भी करना चाहेंगे। 2-1 भाई प्रोजेक्ट हर ग्रुप से करना चाहेंगे, मतलब मैथमेटिक्स और उससे, और 2-1 सेमिनार, 1-2 जो इकोनॉमिक्स से और 1-2 जो हम मैथमेटिक्स से चाहेंगे, ताकि थोड़ा रिकॉर्ड में भी रहे। और अगर वो बेहतरीन होंगे तो कहीं हम उसको आगे भी ले जाने की स्थिति में होंगे। तो ये हमारी आज की प्रक्रिया रहेगी। इस बीच बहुत काफ़ी व्यस्त है आज हम, और हम ये चाहेंगे कि मैक्सिमम काम आज हमारा अगर वो निभा हुआ रहेगा तो कल थोड़ा सा हमें सहूलियत रहेगी अपने बाकी काम को निपटाने में। तो आप सभी का धन्यवाद। और अपने कक्ष के लिए प्रस्थान करता हूँ। अब चाहो तो 10 मिनट आप जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये हमारा मैथमेटिक्स ग्रुप है, ये जो गणित प्रशिक्षण का ग्रुप है, ये उसका जो मैथमेटिक्स के जो हिस्टोरिकल लीजेंड रहे हैं श्री रामानुजम जी, उनके जन्म दिवस पर ये जो प्रेजेंटेशन करने का शुभ अवसर हमारे ग्रुप को मिल रहा है। मैं सबसे पहले जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशंस है, यहाँ के एमटीज हैं, यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी जो प्लानिंग है उसको मैं अप्रिशिएट करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं बीपी बिजलाल
मैथमेटिक्स की जो डिस्क्रिप्ट्स है उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन, अपना अभिव्यक्ति आप सभी के सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मेरा जो टॉपिक है और ये जो शीर्षक है, ये हमारे छात्रों को कैसे गणित की जो कॉन्सेप्ट हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, उनको समझकर अपने जो उसका अपना कोर्स है, अपना जो विषय है, उस पे वो फोकस हो सके और उसके साथ साथ इसका जो बेनिफिट हो पर्टिकुलर छात्र को हो, उसकी कक्षा को हो, उसके विद्यालय को हो, उसके समाज को हो और पूरे विश्व को हो। मैंने जो टॉपिक लिया है वह है इक्विवेलेंसी इन रिलेशन। ये फंक्शन हमारा इक्विवेलेंट है, तो इसके लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैंने यहाँ पर राइट डाउन की है। यह है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्शन जैसे हम जानते हैं कि मिरर हम लोग देखते हैं, मिरर के अंदर हम अपनी इमेज देखते हैं, अपनी परछाई देखते हैं, और जैसे हम हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो मिरर है, शीशा है, वो सबसे ज़्यादा सच वो होता है। तो वही सेम रिफ्लेक्शन हमको मिलता है फंक्शन के रूप में कि कौन फंक्शन अपने आप में रिफ्लेक्सिव है, प्रतिबिंबित है। तो अगर हमने कोई फंक्शन लिया है p और p अपने आप में अपनी जो उसके प्रॉपर्टीज हैं उसको अगर सेटिस्फाई करता है तो ये माना जाएगा कि p अपना में रिफ्लेक्सिव है। जस्ट अगर हमने कि समांतर रेखाएं क्या रिफ्लेक्सिव होती हैं तो हम कहेंगे यस, बिकॉज ये अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं ए और बी, अगर किसी भी प्लेन को देखा जाए तो ईच एंड एवरी लाइन आर पैरेलल टू इटसेल्फ। अपने आप में वो अगर उसका कोई बेस नहीं है, किसी से उसको कोरिलेट नहीं किया गया है, तो वो अपने आप में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिविटी होती है, बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट के ऊपर, बात कर रहा हूँ इसका इंट्रोडक्शन पे मैं बात कर रहा हूँ, इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों इस चीज को हमारे मैथमेटिक्स ने इसको जोड़ा है कि ये रिलेशन बच्चों को इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाए, जिससे कि पूरा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट जो भी उसके एक्सरसाइजेज हों उनको एक दूसरे से कोरिलेटेड करके वो चले। एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, तो मैथमेटिक्स का जो अपना वो है कि ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, ये आप सभी जानते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए मैं इसको शॉर्ट में ही ब्रीफ करूंगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक प्रोजेक्ट को रेडी करना है। तो सेकेंडरी में आता हूँ इसी में सिमेट्रिकल रिलेशन। अगर ये मैंने पैरेलल लाइन यहाँ पर की है तो ए, ये इसकी अपीयरेंस है ए पैरेलल टू बी, तो बी भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली पैरेलल टू ये मैं केवल इसके कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, एक समानता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ए टेकिंग दिस ए आर बी, सो बी आल्सो रिलेटेड टू ए। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, संबंध, फॉर्मूले और प्रॉब्लम्स, इक्वेशंस एंड थ्योरम्स बहुत से हमारे पास जो इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स है, चाहे वो फर्स्ट ईयर की हो, चाहे वो कक्षा 12 की हो, ये सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। अगर एक सिचुएशन दूसरे को सेटिस्फाई करती है तो वो जो सेकंड वाली जो सिचुएशन है वो भी फर्स्ट वाले को क्या करती है, सपोर्ट करती है। मीन्स एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम किसी नतीजे पे हम पहुंच सकते हैं। ये इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। अब है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इनफैक्ट एक बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है और
सिस्टमेटिक के साथ साथ ये एक टाइम सेविंग प्रोसेस भी है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको भी ये बचाती है। अगर हमने कहा कि A पैरेलल टू B एंड B पैरेलल टू C, अगर ये है P पैरेलल टू C, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी जरूरी है कि A अगर हम इसको ओमिट कर दें, डिलीट कर दें, तो A इज आल्सो पैरेलल टू C। ये तो अगर हम इसको यहां से हटा दें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये A पैरेलल टू C। We can write it A related to B in condition of parallel and B related to C in the same condition, that is the parallel. So we get the output A related to C, और जो रिलेशन हमने यहाँ पर सेटअप किया है वो है पैरेलल का। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने ये एज्यूम कर लिया है, एंड एजम्पशन इज द बेस ऑफ द मैथमेटिक्स, प्रूफ तो उसके बाद ही होता है। तो देखो, एक चीज को अगर हमने डिलीट कर दिया लेकिन हमने उनको आपस में कोरिलेट कर दिया, तो इसका मतलब ये समझिए कि ए बीच वाले को अगर हमने यही भी कंसिडर किया तो ये फर्स्ट सेकंड से संतुष्ट है, उसका कोई ना कोई रिलेशन जो हमने चूज किया है ग्रुप के रूप में समझिए, या स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन के लिए हमने चूज किया है, तो अगर हमने ए को बी से रिलेटेड कर दिया और बी भी सी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये जरूरी है कि ए सी की जो कंडीशंस हैं वो आपस में संतुष्ट होंगी। तो इस तरह से हम कई जो कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स के हमने देखे हैं, हमने पढ़े हैं और हमने किया भी है, और बच्चों को भी इसके द्वारा हमने समझाया है कि ये भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आप इस जो डिस्क्रिट है मैथमेटिक्स की, इसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तो था इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं जो भी हमें एलोकेट किए गए हैं एमटीज के द्वारा, और जो ग्रुप हमने बनाया है, मैं तो जो ग्रुप मेरे साथ हैं बड़ी मेहनत के साथ और बड़े फोकस होकर रिसोर्सेज जो आउटर रिसोर्सेज है उसका इन्होंने कम यूज़ किया और अपने जो इनके सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं उसी से इन्होंने ये प्रोजेक्ट रेडी किया है कि हम इसको कैसे इस टॉपिक को इसके प्रोजेक्ट से कैसे बच्चों को एक परसेप्शन उनको मिले और हम उनको केवल कॉन्सेप्ट दे दें, उसके बाद वो अपने जो अपने उनके कैलकुलेशन की जो उनकी क्षमता है वो बढ़े। तो उसके बारे में मैंने कुछ इसको नोट डाउन किया है अपनी टीम की मदद से। इन मैथमेटिकल डोमेन 2 और more elements A and B and C a set are equivalence with respect to an equivalence relation R, और equivalence का आप साइन जानते हैं, that is the symbol denoted by that symbol, and showing the relation among the sets, triangles, parallel lines जैसा तुमने कहा, and perpendiculars and other अदर्स में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर इनकी सिमिलरिटी हो रही है तो दी ज़्यादा इक्विवेलेंसी है, अगर नहीं है कहीं पर वो हो रही है तो इक्विवेलेंसी नहीं है, कहीं पर अनमैच्ड हो रहा है। अ फंक्शन whenever prove equivalence, so the function supposed to be symmetric, reflexive and transitive। अगर हमें पहली कंडीशन ये दी गई है कि ये इक्विवेलेंस है तो then we have to prove the reflexivity, symmetricity and its transitivity। तो thus we can say it is the reciprocal and reverse method also। तो इससे जो हमारे जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सकता है, और बच्चे अगर हमने उनसे कहा कि इट इज अ टू वे रिलेशंस तो वो बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं। इक्विवेलेंसी को पहले ले लें तो उसके अकॉर्डिंगली वो प्रूफ कर लेंगे इन तीनों प्रॉपर्टीज को, इसको जो इसके लिए जो सपोर्टिंग है। और अगर हमने इन तीन प्रॉपर्टीज को पहले ले लिया तो इक्विवेलेंसी को वो प्रूफ कर सकते हैं और इस तरीके से वो अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका
Student can enable to find equivalency between the different functions, क्योंकि mathematics is the game of functions. In binary operation also equivalency can be proved. Symmetrical, transitive and reflexive property would be proved in geometrical structure also. Significantly anti-symmetric, बच्चे के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तो वो कहेगा कि जी सिमेट्रिक इज ठीक, बट एंटी सिमेट्रिक हाउ टू डिफाइन इट, तो ये भी इसमें बात आ जाएगी। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एंटी सिमेट्रिक को भी बच्चा समझ पाएगा, उसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो डेवलप कर पाएगा। अदर प्रॉपर्टी नॉट सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विवेलेंसी नॉट प्रूफ, स्टूडेंट कैन कंसीव अबाउट इट। अब है क्या उसकी जो कॉग्निटिविटी है, उसकी जो मेजर्ड होने की जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कैसे होगा। इन सिमिलर ऑफ द सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स इन कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी में भी जो त्रिभुजों की जो समानता है तो वहां तो ये तो इक्विवेलेंसी होगी ही होगी। हैव द सेम इमेज एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑन द सेट ऑफ द रियल नंबर्स, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंसी बिकॉज द सिंबल सेज 1000 वर्ड। एक सिंबल जो है 1000 शब्द बोल देता है, तो अगर हमें इसका जो सिंबल है इक्विवेलेंसी का ये हमने पुट अप कर दिया उसको, तो वो इसको क्या कर लेगा, उसके अंदर एक परसेप्शन बन जाएगा इक्विवेलेंसी के और इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएगा। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ एज फार एज माई सेल्फ इज कंसर्न, तो मैं उस बच्चे की ओर देखता हूँ जो बच्चा सीखने के लिए आया, मैं उसके लिए मैं 100% एफर्ट करता हूँ कि ये सीखना चाहता है, चाहे इसका कोई भी लेवल हो, तो मैं उसकी तरफ फोकस होकर ये देखता हूँ कि इसके पीछे फिर और भी बच्चे सीख पाए। नेक्स्ट जो मैंने इसमें बनाया है, वर्कशॉप टू बी ऑर्गेनाइज टू बी हैड परफेक्शन, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो परफेक्शन के लिए करते हैं, 100% के लिए करते हैं, अपने फुल आउटपुट के लिए हम करते हैं। तो 2 days वर्कशॉप, मैं थोड़ा यहाँ पे हमने जो बनाया है, एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है, अगर हम उसको एक लिमिटेड वे में दे देंगे तो वो लिमिटेड वे हमने सीखा, तैयार किया, लेकिन जब उसका वर्कआउट होगा तो वो लिमिटेड वे कितना बन जाएगा। तो मैंने ये कोशिश की है, और हमारी टीम के जो सजेशंस हैं, हमारे एमटीज के जो सजेशंस हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पर टीम है उसके जो आउटपुट्स हैं या जो उन्होंने लगातार जो फीडबैक हमको दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि प्रोजेक्ट को कितना बड़ा बनाया जाए। एक उसका वाइडनिंग डोमेन होना चाहिए, ये देखिए इतना सा। तो क्लासरूम से लेकर मैंने इसको कोरिलेट किया है सोसाइटी के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, उस स्टूडेंट के साथ जो पढ़ना चाहता है एक इंटीग्रेटेड वे से। तो प्लीज अटेंशन, 2 days वर्कशॉप, एक टॉपिक को हमने 2 days पर डिसाइड किया। टॉपिक है चाहे वो हमने 40 मिनट का उसको पढ़ाना है अपने क्लासरूम में, बट हमने कहा हम उसके लिए 2 दिन बैठेंगे। एक दिन फर्स्ट डे वी विल डू वर्क ऑन इट एंड सेकंड डे वी विल गेट द फीडबैक फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर्स। तो 2 days वर्कशॉप ऑफ 1.5 hour या 2 hours का उसमें हमने बात की। ये प्लानिंग हो रही है, दिस इज द प्लानिंग एंड प्लानिंग का वर्कशॉप में हमें एक बेनिफिट जरूर होता है कि हमें वहाँ से फीडबैक मिलते हैं, हमें वहाँ से जो वीकनेसेस होती है उनको प्रूफ, उनको सही करने का एक मौका मिलता है। एंड मैथमेटिक्स के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कौन फुलफिल करता है, टीम मेंबर। और टीम मेंबर को क्या चाहिए कि आप हमको क्या रोल दे रहे हैं, तो अलॉटेड टू द रोल जो उन्होंने करना है, रोल टू द एवरी एंड ईच टीम मेंबर्स टू मैनेज द कंसर्निंग मटेरियल आल्सो। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, तो मटेरियल हमने लिया है इक्विवेलेंसी को बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए लिया है। हमने चार्ट्स लिए हैं, बहुत ही अच्छे चार्ट्स हो सकते हैं, फ्लेक्सीज ली हैं, हमने ऑडियो वीडियो सिस्टम भी हमने यूज कर सकते हैं इसमें, और कुछ टूल्स भी हम इसमें ले सकते हैं और हमने लिया है और हमारे ये प्रपोजल में है। टाइम पीरियड टू बी डिसाइडेड बाय द टीम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इन ड्यू टाइम।
अगर प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट तो फर्स्ट जो इसकी अपील है प्रोजेक्ट की, दैट इज द कंप्लीट इन ड्यू टाइम। हम इसमें ड्यू टाइम में करेंगे, इसका टाइम एक्सटेंशन के लिए हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन गिवन टाइम। तो ये जो भी टाइम टीम ने डिसाइड किया है कि प्रोजेक्ट हम बैठे हैं 2 दिन हमने इसमें काम किया है, अब हम 40 मिनट में ही अपना प्रोजेक्ट हम क्लासरूम में प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमने ये टाइम डिसाइड किया है। रिलेवेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की रिलेवेंसी जैसे मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, स्टूडेंट कैन लर्न अबाउट द रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड सिमिट्रिसिटी एंड इक्विवेलेंसी ऑल्सो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंसी विल बी डिफाइंड विद द टाइम लिमिट। प्लानिंग जो बेस है, क्या हमने प्लान करना है, उससे पहले अगर बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा हमारा, ऑब्जेक्टिव के बाद ही हमने जो नेक्स्ट टर्म लिया दैट इज द प्लानिंग। तो स्टूडेंट कैन एनेबल टू फाइंड द इक्विवेलेंसी बिटवीन द डिफरेंट फंक्शंस इन उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट रेशनलाइज को देखते हुए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हुए हमने जो प्लानिंग की है वो हम टू डिस्कस एंड शेयर ऑल्सो। इट विल बी अ टीचिंग मेथड वट एवर बी आवर ग्रुप्स मेंबर्स एंड आवर टीम मेंबर्स विल हैव टू अडॉप्ट, दैट विल बी द इंटरेक्टिव मेथड एंड चाइल्ड सेंटर ऑल्सो। नॉट दैट हमारा जो भी मेथड जो हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और हम जब इसको अप्लाई करेंगे क्लासरूम में, वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा और उसमें हम जो प्रायोरिटी देंगे वो हम प्रायोरिटी देंगे स्टूडेंट्स को कि वो अपने बात को समझे। अगर कोई उसको डाउट्स हैं तो उसको क्लियरिंग करने के लिए हम लोग रेडी रहेंगे। तो यही है टू डिस्कस एंड शेयरिंग तो तभी होगा जब वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएगा of the concept of the function and its relation to each other by the students। इसमें वो डिस्कशन भी करेंगे, उसके लिए हम उनको टाइम पीरियड देंगे। टीचर्स इज द क्लास रूम इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं तीनों, प्लॉटिंग ऑफ द डायग्राम, ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड अप्लाइंग रिलेशन among them, knowing the student about the equivalency relation, टाइमिंग ऑफ वर्कशॉप ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया, एंड टाइम टू द वर्क आउट द प्रोजेक्ट ये भी मैंने डिस्कस कर दिया है। इसमें जो लोग थे और जिन लोगों के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ वो मैं इनके नाम पढ़ लेता हूँ और वो हमारे एमडी महोदय हैं। करटेसी जो है वो जीडी पुनिया जी एमटी हैं, सीबी सक्सेना जी वो भी एमटी हैं, और जो इस पूरे ट्रेनिंग को जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं श्री सुबोध बिष्ट जी, इनके प्रति मेरा आभार है कि इन्होंने इन 4-5 दिनों में जो हमें गाइडलाइंस दी है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये प्रोजेक्ट रेडी किया है। सोर्स है एनसीईआरटी बुक, जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उससे हमने अपने कुछ मटेरियल उससे पढ़ा और फिर उसको एनालाइज करके हमने इसमें लिखा है। और जो इसमें सिग्निफिकेंट पॉइंट रहा वो है सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ टीम ने अपने कॉन्सेप्ट इसमें दिए हैं, उसको डेवलप करके और हमने उसको राइट डाउन इसमें किया है। ग्रुप मेंबर्स हैं बीपी बिजवान, राजवीर सिंह रावत, बीपी पटेल, सरोजनी भंडारी एंड आलोक व्यास। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था और हमारी ये उम्मीद होगी कि ऐसे प्रोजेक्टों के द्वारा बच्चे अपने गणित के प्रति जो उनका अभिव्यक्ति है बढ़िया तरीके से बन सकेगी, तो तभी हमारा ये प्रोजेक्ट कार्य सफल माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। असल में जो सबसे पहले इनिशिएटिव कर ले उसकी बहादुरी बाकी सबसे बेहतर होती है। तो मैंने अपना कम समय में चीज़ों को तैयार किया, टीवी और उसको प्रेजेंट किया, सबको धन्यवाद। इसको तो अभी जल्दबाजी में
हमारा जो दूसरा कैप्सूल मिला था उसका संबोध था यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। ये टॉपिक जो है बहुत बढ़िया टॉपिक है और मेरा जो पर्सनल एज ए प्रवक्ता गणित का 19 सालों का अनुभव है। 19 साल से मैं इंटर गणित में पढ़ा रहा हूँ। उसमें मैंने पाया कि वास्तव में जो प्रायिकता टॉपिक है ये बच्चों के लिए एक थोड़ा समस्या टाइप का है और कैसे हम इसको आसान शब्दों में बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। तो जो ये कैप्सूल है, यदि शायद मैं अनुमान लगाता हूँ, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने इसको जो तैयार किया है मेरे समूह ने, इसमें हमारा जो उद्देश्य था आगमन विधि से कैसे हम बच्चों को उसके निष्कर्ष तक निगमन तक पहुंचे। ये कोई नई बात नहीं है, अक्सर हम इसी विधि का यूज करते हैं कि सूत्र बताया उसको यूज कर लिया। यहाँ पे मेरा उद्देश्य रहेगा इसकी परिभाषा मैं न बताऊं बल्कि मेरा छात्र बताए। तो मेरी कोशिश ये है, तो इसके लिए एक जो मैंने चार्ट बनाया है कि अपेक्षित सीखने के प्रतिफल, उसमें ये नंबर 1 है कि छात्र यादृच्छिक चर को परिभाषित करता है। नंबर 2, छात्र प्रायिकता बंटन को परिभाषित करता है। नंबर 3, छात्र दैनिक जीवन में यादृच्छिक चर और प्रायिकता बंटन का दैनिक अनुप्रयोग कर पाएगा। संबोध से संबंधित अवधारणा तो पूर्व ज्ञान, क्योंकि बच्चा कक्षा 12 का है तो उसको छात्र को चर के विषय में पर्याप्त जानकारी है। चर कितने प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, ये सब बच्चा जानता है। साथ में छात्र प्रायिकता को परिभाषित करना जानता है कि प्रायिकता क्या है और कैसे निकालते हैं। क्योंकि ये जो अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, उसकी तीसरी चौथी प्रश्नावली है, तो वहां तक जो है प्रायिकता निकालना बच्चे को आ जाती है। और छात्र इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने में उसको कहाँ दिक्कत आती है। तो जो मेरा अनुभव है मैं उस आधार पर कह रहा हूं कि नंबर 1, यादृच्छिक चर को जानता हो, यादृच्छिक शब्द को भी जानता हो कि यादृच्छिक, क्योंकि 11 से वो प्रायिकता पढ़ रहा है, हाई स्कूल में भी उसने प्रायिकता पढ़ी है, लेकिन यादृच्छिक चर क्या है उसको स्पष्ट रूप से वो समझता नहीं है। तो इसको मैं, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा टॉपिक मेरा होगा प्रायिकता बंटन, कि प्रायिकता बंटन को कैसे डिफाइन करें। तो प्रायिकता बंटन को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, मेरे छात्र डिफाइन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको इतना बना सकूं कि वो खुद परिभाषा बनाए कि यादृच्छिक चर ये है और प्रायिकता बंटन ये है। मैंने इसकी सहायता ली कि माना बच्चे ने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछालने पर जो परिणाम आते हैं उनका प्रतिदर्श समष्टि ये यहाँ पे हमने बना रखा है। ये जानना है बच्चा कि HH, ठीक है, HT, TH, TT ये आएगा। ठीक, अब जो चर है, चर नो फेरिट, अब यादृच्छिक क्यों है वो? यदि उसमें हम माने कि चित्त आना एक घटना है, एक चर है, चर में आपका हेड आना हो सकता है, टेल आना हो सकता है, या हेडों की संख्या, जितने हेडों की संख्या है या जितना टेलों की संख्या है इनका अंतर भी हो सकता है चर। तो मैंने यहाँ पे इसको इस डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश की कि यदि H आना एक चर है, H आना एक चर है, तो इसमें कितने आए, पहली बार कितने H आए, 2। इस दूसरे जो परिणाम है ये प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है, इसमें कितने H आए, 1, और इसमें कितने H आए, 1। इसमें TT आए, कितना आए, 0। इसमें TT में H कोई नहीं है। तो यहां पर यदि मैं इसको, क्योंकि बच्चा जो है फलन भी जानता है, फलन के हिसाब से हमने इसको डिफाइन कर दी,
तो यदि ये फलन है, यादृच्छिक चर एक फलन है, उस फलन में ये प्रांत है, ये उसका परिसर है। ये प्रांत है, ये क्या उसका परिसर है। तो प्रांत में किसके आधार पर डिफाइन हम कर सकते हैं कि यादृच्छिक चर की परिभाषा कि यादृच्छिक चर वह फलन होता है, क्या होता है, जिसका प्रांत यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है। ये इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है। हमने सिक्का उछाला और सिक्का उछालने से जो प्रतिदर्श समष्टि वो ये आती है। तो यहाँ पे हमने x चर माना, हेड आना एक चर माना कि हेड आएगा कितने बार आएगा, हेड आएगा कितने बार आएगा, तो यहाँ पे हेड कितने बार आया, 2 बार। तो यहाँ पे एक हेड आना एक यादृच्छिक चर है, एक यादृच्छिक चर है। तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे x, जो हम चर को लिखेंगे x से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, x से। तो x इसमें हेड आए हैं, तो ये इसका फलन हो गया, क्या हो गया, फलन हो गया। और एक एक्सेस क्या है, इसका प्रतिदर्श समष्टि का एक अवयव है। तो इसके जो कितना बने, 2, कितना है, 2। इसमें x ht, इसमें कितने हेड है, 1, और x t और h, इसमें हेड कितना है, 1, x t t, एक कितना हो गया आपका, 0। तो यहां पर किस ढंग से यादृच्छिक चर की परिभाषा ये बनती है कि यादृच्छिक चर एक वह फलन है, यादृच्छिक चर वह फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि है। कि यहाँ पे यदि चित्त आना एक चर है, चित्त आना एक चर है, तो वो जो चर है आपका वो कितने बार आ रहा है, यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो x चर हो गया। हम उसी प्रकार यहाँ पे हेड आना क्या टेल आना आपका एक चर हो सकता है, टेल आना एक आप एक हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से इसको डेवलप कर सकते हैं कि वहां पे यादृच्छिक चर क्या हो जाएगा, टेल, क्या हो जाएगा, टेल। तो टेल के हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार दूसरी चीज है आपकी प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन के लिए मैं क्लास में एक्टिविटी करा सकता हूँ कि सर जैसे आपके परिवार में 4 मान है, डी वाले को कुछ संख्या मान लेते हैं 7, ठीक है, माना 7 है, डी आपका क्या है, 7 है, ई बराबर आपका 8 है या, और एफ बराबर आपका इस ढंग से कितना आपका माना 5 है, क्या आपका 5, ये 5 है। अब यहाँ पे जो ये 5 आदमी है, इन आदमियों को हमें चयन करना है कि किस आदमी को हम स्टैंडर्ड माने कि उसका हम चयन कर सके, उसको हम चयन कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आदमी, 1 2 3 4 5 है। तो इसमें सबके किसी एक आदमी के एक परिवार का चयन होने की संभाव्य हो। तो किसी भी एक व्यक्ति के परिवार में व्यक्ति का जो चयन होना, उसकी प्रायोरिटी कितनी बन जाएगी, 1/5, 1/5 कितनी हो जाएगी, 1/5। उसी प्रकार जो एक परिवार का चयन होना x, क्योंकि यादृच्छिक चर का हमें प्रायिकता बंटन बनाना है, तो x a, ठीक, यहाँ पे एक स्थान कितना है, 9 सदस्य इसमें कितना है, 9। तो 9 वाले की कितने हो जाएंगे आपके, 1, कितना हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/, कितने आएगी इसकी, 1 2 5, 1/5। यदि आपको दूसरी संख्या क्या रहेगी, 4, x 4 की वो परिवार, उन परिवारों की संख्या जिसमें 4 सदस्य हैं, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 2 2/5। x7 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1/5। और उसी प्रकार आपका x8, अब सोम जो भी आपको 1/5 और 5 x आपका 5, तो बराबर आपका 1/5, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जो चर है, यादृच्छिक चर, इसमें यादृच्छिक चर ये हो गया आपके, क्या हो गया आपका कि 4 वो परिवार जिसमें सदस्य संख्या कितनी है, 4 है, ये 4 है, जो भी आपको उदाहरण के लिए
ठीक है। यदि हम उसके साथ इसकी प्रायिकता बंटन, ये हमने प्रायिकता निकाल ली, यदि हम इसको जोड़ दें, साढ़े बना दें, तो ये आपका प्रायिकता बंटन होगा। तो इस तरह से कि यहाँ पे हम एक टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्या चल जो यादृच्छिक चल आपका x है, और यहाँ पे उसकी क्या है प्रायिकता है px, ठीक है। यदि हम इसको देखें यदि तो x का मान कितना आपका मान कितना है 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9, इसकी प्रायिकता कितनी है 1/5। उसके बाद फिर आपका अगला 4, इसकी प्रायिकता बंटन 2/5। अगला 7, इसकी प्रायिकता बंटन 1/5। अब तो 100। इस तरह से ये जो यहाँ पे हमने बनाई, मैंने अपने ओर से नहीं बनाई, बच्चों की साथ से बनाई, तो बच्चे शायद इसको ज्यादा प्रभाव ढंग से समझ पाएंगे। इसके बाद सुझावात्मक विधि भी इसमें आ गई, और यादृच्छिक चल तो प्रायिकता बंटन है, इसका दैनिक जीवन में बच्चा उपयोग कैसे करेगा। कल यहाँ पे हमारे जो गुरुजी इन्होंने एक उदाहरण दिया था कि हम बच्चों के समूह बना करके उनसे कह सकते कि भाई तुम जो है अपने घर में, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, ठीक है, सदस्यों की संख्या तो बताएंगे, और सदस्य संख्या बना करके हमें एक स्टैंडर्डाइज करना है कि जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं, उस क्लास के छात्रों के परिवारों में औसत आत्मिक संख्या या उनकी प्रायिकता क्या है, उसके सहायता से हम एक प्रायिकता बंटन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हमने इसको डेवलप किया है, और इसमें फिर आपका गृह कार्य में हम प्रश्न दे सकते हैं उनको, ठीक है। इसको हम और ढंग से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आपका क्या है पासा है, डाई इसको फेंकना है, तो उसमें माना एक पासे को फेंक रहे हैं, तो 2 पासे एक साथ फेंक रहे हैं यदि, तो उससे जो आपका संख्याओं का योग हम प्रायिकता मान यादृच्छिक चल मान सकते हैं कि 2 पासे एक साथ फेंकने पर जो 7 संख्याएं आती है, तो कौन कौन सी घटनाएं होंगी वो कि जिसमें आपका संख्याओं का योग 7 आए। वो क्या हो सकता है 1 6 हो सकता है, ठीक है, 6 1 हो सकता है। तो इसकी कितनी घटनाएं होगी 2, और प्रायिकता कितनी होगी 2/36 1/18। उसी प्रकार आपका 12 है, 12 कब प्राप्त होगा तो 1 ही होगा 6 6, ठीक है। तो इस ढंग से इसके लिए भी हम प्रायिकता बंटन तैयार कर सकते हैं। तो इस ग्रुप 3 की ओर से मैं सुमन गौड़, प्रवक्ता गणित, राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नैनीशोर, और मेरे साथी कुमारी पूनम साह, JIC गुंदियाड़ गांव, श्री धर्मेंद्र दत्त, JIC गंगटाड़ी, श्री अभिषेक रतुड़ी, JIC सौरा, श्री दलवीर जगुड़ी, JIC जयाड़ा के मुल्टाड़ी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ग्रुप नंबर 5 से हमारा जो संबोध है वो है गणितीय आगमन सिद्धांत। इसमें सबसे पहले जो समझता है, दूसरा है छात्र आगमन के चरणों को समझता है, तीसरा है प्रश्नों का निरीक्षण व प्रश्नों को हल कर लेता है। फिर जो नंबर 3 है संबोध से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान। पहला है छात्र श्रेणी व अनुक्रम की अवधारणा को समझता है कि श्रेणी क्या होता है और अनुक्रम क्या होता है। सेकेंड, छात्र श्रेणी व अनुक्रम में अंतर को अच्छी प्रकार से समझता है। तीसरा है छात्र संख्या पद्धति के बारे में जानता है। चौथा है छात्र प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग, वर्गों के योग और घनों के योगफल के बारे में जानता है। चौथा है छात्रों द्वारा कक्षा में की जाने वाली त्रुटियां कक्षा कक्ष के अनुभव के आधार पर। जो पहली संभावित त्रुटि है इसमें जो हमारा संबोध है गणितीय आगमन सिद्धांत, इसमें जो पहली संभावित त्रुटि है छात्र द्वारा गणितीय आगमन के सिद्धांत की परिकल्पना को समझने में समस्या। तो इसका जो समाधान है जो हम लोगों ने सोचा, छात्रों को कक्षा कक्ष में गणितीय आगमन सिद्धांत की परिकल्पना को चर्चा परिचर्चा द्वारा समझाया गया। हम लोग ये समझाएंगे तो बेटा इसमें 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो दिया गया कथन होता है हमारा उसमें n बराबर 1 रखते हैं। फिर जो दूसरा चरण होता है उसमें हम जो दिया गया कथन होगा उसको n बराबर के लिए सत्य मान लेते हैं। और फिर जो तीसरा चरण होता है हम उसमें क्या करते हैं, जो सेकंड स्टेप होता है उसकी सहायता लेते हैं या फिर तीसरे स्टेप को
स्टेप 2 की सहायता से n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध कर लेते हैं। यदि ये तीनों स्टेप सही आ जाते हैं तो आपको जो दिया गया कथन है वो सही माना जाएगा। जो का समाधान हम लोगों ने ऐसा दिया कि छात्र जो थर्ड स्टेप में जो समस्या आती है, जैसे वहाँ पर फैक्टर नहीं कर पाता है या एलसीएम नहीं निकाल पाता है, तो इसको हमने उदाहरणों द्वारा समझाया गया कि बेटा ऐसे आपने एलसीएम निकालना है, ऐसे आपने फैक्टर करना है। जो तीसरी संभाव त्रुटि है इसमें छात्र द्वारा गणितीय आगमन सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कई क्वेश्चन आते हैं, बच्चा फंस जाता है, तो इसके लिए हमने क्या करा, अभ्यास द्वारा विभिन्न उदाहरणों को हल करके समझाया गया। समतल का अभिलंब रूप समीकरण लेकर कैप्सूल बनाया मैंने उसके ऊपर, वो प्रेजेंट करने के लिए आपसे तो सर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नितेश रंजन JIC दिल्ली से आप सभी के समक्ष समतल के अभिलंब रूप समीकरण पर एक कैप्सूल तैयार करके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समतल, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ कक्षा में तो एक समस्या का मेरे सामने आती है कि बच्चों को समतल का पता नहीं होता कि समतल हम किस चीज़ को कहेंगे। तो इसके लिए एक डेफिनेशन इस तरह से हम बता सकते हैं बच्चों को कि किसी भी सतह पर दो बिंदु एक नहीं और उन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड भी यदि उसी सतह पर स्थित हो। जैसे दिल्ली से आप सभी के समक्ष समतल के अभिलंब रूप पर एक समीकरण का कैप्सूल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसके अपेक्षित सीखने के प्रतिफल हैं कि छात्र छात्रा समतल की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, और दूसरा है इसमें समतल की समीकरण का अभिलंब रूप व उसके सदिश व कार्तीय समीकरण से उनका परिचय होता है, वो उसका अनुप्रयोग करते हैं। समूह से संबंधित अवधारणात्मक पूर्व ज्ञान क्या होगा छात्रों के अंदर, वो सदिश राशियों का योग, गुणन, व्यवकलन का ज्ञान रखते हैं, और छात्र छात्रा रेखा की अवधारणा, द्विकोज्या, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, दिक् अनुपात का ज्ञान रखते हैं। इसमें जो संभावित त्रुटियां करते हैं अनुभव के आधार पर छात्र छात्रा समतल व इसकी समीकरण को स्पष्ट करने में त्रुटि करता है। तो इसका समाधान जो सबसे पहले हम कर रहे हैं वो होगा समतल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए समतल की अभिलंब रूप की समीकरण को सिद्ध कराना या उसको स्पष्ट कराना। दूसरी जो त्रुटियां बच्चे करते हैं वो समतल की समीकरण का प्रश्न यानी कि उसका अनुप्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, और जिसका हमने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अनुप्रयोग करने में उनका मदद करेंगे या उनकी सहायता करेंगे, जिसकी सहायता से वो उन उदाहरणों को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाए। तो समतल में हम इस तरीके समझा सकते हैं बच्चों को कि किसी भी सतह के दो बिंदु हमने लिए और उन दोनों बिंदुओं को हमारे पास एक बिंदु हमने इधर से लिया, एक बिंदु इधर से लिया, और उन बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, लेकिन बीच में तो कोई सतह नहीं आ रही है ना, यानी कि रेखाखंड उस सतह पर स्थित नहीं हो पा रहा है, तो ये समतल नहीं कहलाएगा। ये जो हिस्सा आपको दिखा रहे हैं समतल नहीं होगा। समतल होने के लिए जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो भी उसी सतह पर स्थित होना चाहिए, तभी वो सतह क्या कहलाएगी, आपकी समतल कहलाएगी। तो ये समतल की परिभाषा लिख रखी है मैंने इसमें कि किसी सतह के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड सरल यानी कि सीधी रेखा होना चाहिए, सीधा रेखाखंड होना चाहिए, उसी सतह पर स्थित हो तो वह सतह समतल कहलाती है। अब हम इसका आगे चलते हैं और हम इसके अभिलंब रूप समीकरण को ज्ञात करते हैं। तो हमने x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस त्रिविमीय एक प्लेन लिया है और इस पर एक समतल ड्रॉ किया है, और इस समतल पर एक अभिलंब है जिसका हमने नाम दिया है ON। ON हमारा एक अभिलंब है, और इस अभिलंब को अभी हमने दूरी भी एक इंडिकेट करनी, चूंकि हमको स्पेसिफिक समतल दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम किसी भी त्रिविमीय समतल पर एक अभिलंब मान लीजिए हमने खींच दिया है और इस अभिलंब पर बहुत सारे समतल प्लेन्स हो सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक प्लेन करने के लिए हमने क्या दिखाएंगे उसमें कि ये जो दूरी है वो बिंदु से उसकी दूरी d हम उसमें निर्धारित करेंगे, तभी स्पेसिफिक प्लेन की हम इक्वेशन बता पाएंगे। तो वो दूरी हमने क्या ली है, d ली है, और एक आर्बिट्रेरी यानी कि कोई भी अपनी इच्छा से एक बिंदु ले लिया है, उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो है x y z, और O से हमने जब r को मिलाया तो हमें एक सदिश प्राप्त हुआ जिसको हमने नाम दिया है r। अब तो हमारे पास आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर दो सदिश हमें प्राप्त हो गए हैं, एक तो ये वाला
आर, और दूसरा हमारे पास ओ सदिश है जिसे हमने अभिलंब सदिश बोला है, उसका हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है डी। इसको हम क्या बनाएंगे, इस वाले को ओबी, इस बिंदु P पर ओडी को हम क्या बनाएंगे, ओबी को हम बनाएंगे एक सदिश। ओबी को सदिश बनाने के लिए हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड तो है, परिणाम तो है, जो हमने दूरी बताई है डी, लेकिन समस्या क्या है कि हमने उसका सदिश रूप अभी नहीं लिया है। तो इसको सदिश बनाने के लिए हमें इसके साथ डायरेक्शन जोड़नी पड़ेगी, और डायरेक्शन जोड़ने के लिए हम एक डायरेक्शन लिखते हैं एन कैप। एन कैप वही डायरेक्शन होगी जो हमारे अभिलंब ओ एन की है, ओ एन की दिशा ही एन कैप है। तो एन कैप निकालने के लिए हम कहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वही डायरेक्शन है जो ओ एन की है, तो ओ एन वेक्टर अपॉन ओ एन का मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ओपी हमारा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ओपी सदिश हमारा हो जाएगा डी एन कैप। ठीक है सर। अब हमारे पास दो सदिश हमें प्राप्त हो चुके हैं, ओ आर जिसको हमने आर माना था, और ओपी अभी हमने निकाल लिया है जिसे हमने क्या बोला है, डी एन कैप। अब हम यहां पर सदिशों का त्रिभुज योग का यूज करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि OP प्लस, यहां से हमने एक लाइन मिलाई, P से R को मिलाया और हमने इसका नाम दिया PR इक्वल्स टू होगा, वो होगा OR। ठीक है सर। तो यहां से हमारे पास मिलता है OP हमने अभी यहां पे निकाला है, जिसको हमने क्या बोला है, डी एन कैप प्लस PR हमें नहीं पता अभी तक, PR को हम निकाल लेंगे, और OR हमने कितना माना है, R। तो PR इक्वल्स टू हो जाएगा R माइनस डी एन कैप। तो ये हमने PR को ज्ञात कर दिया। अब इसमें दूसरी कंडीशन हम क्या लगाएंगे, इस पर समतल पर और PR समतल पर ही उपस्थित है, क्या है, रेखाखंड है, जिसकी मैंने अभी स्टार्टिंग में ही परिभाषा से बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा जो उसी सतह पर आ गया है, जिस पर समतल पर ही स्थित हो गया है, तो वो PR है हमारा। तो OP और PR के बीच में हमारा एंगल मिल जाएगा हमें कितने डिग्री का, क्योंकि अभिलंब है OP, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और हमें ये पता है कि यदि दो सदिशों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन वो किसके बराबर होता है, 0 होता है। ठीक है, तो उसका यूज हम करेंगे यहाँ पर OP डॉट PR इक्वल्स टू 0। तो OP हमारे पास है डी एन कैप इंटू PR हमने निकाला है R माइनस डी एन कैप इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास ये D संख्या है जो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो दो चीजों का गुणनफल, इसको इधर की तरफ हम देखें, इधर वाला, और इसको इसके साथ देखें, तो D तो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, और ये वाला जो हो सकता है ये 0, क्योंकि दो जब एलिमेंट का गुणनफल 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें से कोई एक एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पर ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन है, तो क्या 0 हो सकता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एन कैप डॉट, इट इंप्लाइज दैट, यहाँ से मीनिंग निकलेगा R इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो n अब ये n डॉट n, आप चूंकि मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप इनटू कोस, अब दोनों के बीच में जो एक दूसरे पे लाई करते हैं, क्योंकि एक ही सदिश की बात कर रहे हैं हम, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्योंकि ये भी हमारा n कैप यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और इसका मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि वो 1 होता है, तो ये टोटल आ गया 1 आपका यहाँ पर, तो इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास n, ये हमारा जो प्राप्त होता है समीकरण, ये समतल का अभिलंब रूप का सदिश समतल में समीकरण प्राप्त होता है। इसी के साथ हम दूसरा इसमें जो निकालेंगे वो है कार्तीय रूप।
कार्तीय रूप निकालने के लिए हमें कार्टेशियन फॉर्म लेनी पड़ेगी उसकी। तो r हमारे पास है r को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो त्रिविमीय प्लेन में है हमारे पास, तो x y z हमने उसके प्लेन कोऑर्डिनेट्स मान रखे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, यहाँ पर रखेंगे उसको xi प्लस yj प्लस zk इंटू n कैप इक्वल्स टू d। अब थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि n कैप माना अभिलंब के, जो अभिलंब ON है हमारा, कि दिक कोसेया यानी डायरेक्शन कोसाइंस, वो हमारे पास LMN है। तो हम n कैप अगर हम देखें तो n कैप हमारा हो सकता है Li, वो मैं समझाऊंगा क्यों हो सकता है, Mj प्लस Nk, क्योंकि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और हमें पता है, हम इसकी जानकारी करते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से, और हमें ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ, चूंकि n कैप की अगर हम बात कर रहे हैं तो n कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, उसका जो मोड होता है वो 1 ही होता है, और वो यहाँ से निकल भी रहा है, तो इसलिए हम n कैप को इसके बराबर रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो सदिश बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk इंटू n कैप के लिए हम ये रख देंगे li प्लस mj प्लस nk बराबर d। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x, बाकी तो हमें पता ही कि जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो सब जीरो हो जाएंगे टर्म्स, वो केवल उसी के साथ वाले लेंगे। तो xl प्लस ym प्लस zn इक्वल्स टू d, ये हमारा जो आता है वो उसका कार्तीय रूप आता है। तो ये हो गए आपके समीकरण की अवधारणा, जो दोनों रूपों में हमने सिद्ध करके दिखाई है, सदिश रूप और कार्तीय रूप।